खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बजट से पहले प्रदेश कांग्रेस सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए खुला अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस कमेटी का यह खुला अधिवेशन 19 फरवरी को बिरला सभागार में आयोजित होगा। इस अधिवेशन में AICC, PCC मेंबर्स के अलावा पार्टी पदाधिकारी, विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। खुले अधिवेशन में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे और डिजिटल सदस्यता अभियान समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस अधिवेशन के बाद मिशन 2023 के चलते सरकार अब संगठन के सुझावों से चलेगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते अधिवेशन टाल दिया गया था। मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों की परिपाटी पर गहलोत सरकार अंकुश लगाएगी। इसके लिए बहुत जल्द सरकार राजस्थान प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन फिक्सेशन ऑफ फी बिल लाने जा रही है, ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग कोर्स के नाम पर कई कैटेगरी में हो रही फीस वसूली पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने भी कहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनको भी 50% तक सीटें गवर्नमेंट की फीस पर ही रखनी पड़ेगी। वो ऑर्डर आ गया। निश्चित रूप से इसके पैरेलल हम भी कानून ला रहे हैं, जिससे फीस पर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उन पर भी हम लगाम कर सके। बिल के तहत सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। कमेटी सभी निजी कॉलेजों की फीस का अध्ययन करेगी। हमने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रावधान रखा है। वो कमेटी जो है वो सभी मेडिकल कोर्सेज की फीस को डिटरमाइन करेगी। फिलहाल राज्य में मौजूद मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में अलग अलग फीस है। राज्य सरकार चाहती है कि मेडिकल शिक्षा मुनाफाखोरी के चंगुल से निकलकर छात्रों की शिक्षा पर फोकस करे। प्रदेश की 52,000 आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण बदलेगा। अब इनका नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गुरुवार को इसकी सहमति प्रदान कर दी है। सचिवालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसमें दोनों विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण ये सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि आशा सहयोगिनी को मानदेय ICDS विभाग की ओर से और इंसेंटिव चिकित्सा विभाग की ओर से दिया जा रहा है। विभाग के अधीन आने से न केवल आशा सहयोगिनियों को समय पर मानदेय मिल पाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, चिकित्सा विभाग के सचिव श्री आशुतोष AT पेडणेकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, समेकित बाल विकास सेवाओं की आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजौरिया समेत कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बाघों के मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पूछे गए सवाल के जवाब में वन विभाग ने जो जवाब दिया है, उससे प्रदेश का आम आदमी स्तब्ध है। वन विभाग के मुताबिक पिछले 3 साल में राजस्थान में 14 बाघ गायब हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बाघ गायब नहीं है, बाघों के शिकार होने की पक्की आशंका है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 14 जो बाघ सरकार बता रही कि गायब है, इनका शिकार हो गया हो। वन विभाग के जवाब में बताया गया है कि रणथंभौर में 2019 से 2021 के बीच 44 शावकों का जन्म हुआ है। यहाँ जन्मे शावकों की सर्वाइवल रेट देश के दूसरे टाइगर रिजर्व से बेहतर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधानसभा में पेश किए गए इस जवाब के बाद में राजस्थान की सरकार, तमाम जिम्मेदार अधिकारी बाघ संरक्षण को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, क्योंकि राजस्थान में पूरा जो इको टूरिज्म है वो काफी हद तक बाघों के ऊपर डिपेंडेंट है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया है। फर्जी डॉक्टर यूपी के जौनपुर निवासी आशीष यादव कोटा में किराए का कमरा लेकर रह रहा था और MBS अस्पताल में बिना मास्क पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का प्रयास कर रहा था। फर्जी डॉक्टर अस्पताल में कोट पैंट पहनकर
गले में स्टेथोस्कोप लगाकर पहुंचता था और वार्ड में जाकर कर्मचारियों को फटकार लगा रहा था। शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़कर अस्पताल की पुलिस चौकी को सुपुर्द कर दिया। आरोपी ने कोटा में कोचिंग की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने पर एमआर का काम करने लगा था। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा की लाल सॉट पुलिस ने शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 12 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी से लाल सॉट में धोखाधड़ी से खरीदे गए तेल के 23 और घी के 5 पीपे बरामद कर लिए। वारदात को अंजाम देने में काम में ली गई एक ब्रेजा कार भी जब्त की गई है। आरोपी पर कई जिलों में 15 ठगी के प्रकरण दर्ज हैं। शातिर ठग अविनाश मीणा जयपुर ग्रामीण इलाके में मनोहरपुर के झारसा गांव का रहने वाला है और अविनाश मनोहरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। डाटा कलेक्शन किया, उस पे हम एनालिसिस करके इस प्रकार के अपराध किस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, इस पे हमने कार्य किया। तो हमें 2 लड़कों का नाम आया, जिसमें एक अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया। अविनाश मीणा का साथी रजनीश जाट फरार है। इन दोनों ने YouTube पर स्पूफ फोन पे ट्रांजैक्शन बनाना सीखा और अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर लिया। फिर दोनों आरोपी बड़ी दुकान पर सामान खरीदने फोन पे का स्क्रीनशॉट दिखाकर पेमेंट होने की बात कहकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। धौलपुर में अब मंचलों की खैर नहीं है। इन मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस की महिला कमांडो टीम ने कमर कस ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कमांडो टीम ने गुरुवार को धौलपुर शहर में गर्ल्स स्कूल, निजी कोचिंग और पार्क के आसपास कार्रवाई कर मजनुओं को खदेड़ा। टीम को छात्राओं ने सूचना दी थी कि कुछ मजनू उन्हें गर्ल्स स्कूल के पास परेशान करते हैं। इस पर एसपी शिवराज मीणा के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की और मजनुओं को खदेड़ा। इस दौरान महिला कमांडो दल ने गर्ल्स स्कूल के पास छात्राओं से बातचीत की और उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अपने मोबाइल नंबर दिए। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स वगैरह हैं, इन पर लड़कियां जाती हैं, उनके टाइम पर उनकी देखरेख की जा रही है। धौलपुर पुलिस की ये सार्थक पहल है, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। जिस नवजात बच्ची को बोझ मानकर उसके माँ बाप सड़क पर लावारिस छोड़कर चले गए थे, झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में उस बच्ची को स्टाफ माँ का आंचल मिला है, तो वहीं कई प्रसूताएं माँ का दूध पिलाने के लिए सामने आई हैं। सबसे पहले नगर परिषद झुंझुनू की महिला पार्षद हीना कौसर अपने ससुर सैयद मोहम्मद के साथ बीडी के अस्पताल पहुंची, जहां पर उसने बच्ची को मां का दूध पिलाने की इच्छा जाहिर की। 9 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने मां के दूध की आवश्यकता बताई थी, जिसके बाद कौसर ने मासूम को दूध पिलाने का मन बना लिया। सैयद महमूद और हीना कौसर ने बताया कि वो हर दिन अस्पताल आकर बच्ची को मां का दूध पिलाएंगे। इतना ही नहीं, इस दंपत्ति ने मासूम को गोद लेने की इच्छा भी जाहिर की। इधर हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर वीडी बाजिया और आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र बांभू ने बताया कि कई माताओं ने बच्ची को अपनी बच्ची समान मानते हुए दूध पिलाने की इच्छा जताई है। एक तरफ युवा आधुनिक कोर्स करके अपना भविष्य बनाने में जुटे हैं, वहीं कुछ युवा अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ने का कोर्स कर रहे हैं। बीकानेर में संचालित ऋग्वेदीय राका वेद पाठशाला में युवा वैदिक पद्धति से कर्मकांड व ज्योतिष वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा करके अपना भविष्य बना रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से समृद्ध इस पाठशाला में आज देश भर से आए 80 युवाओं ने 1 वर्षीय कर्मकांड ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र में अपनी परीक्षा दी। पाठशाला के प्राचार्य शास्त्री पंडित गायत्री प्रसाद शर्मा ने बताया कि ये डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सेना में धर्मगुरु और अन्य सरकारी भर्ती हेतु अनिवार्य योग्यता है। देश भर में बहुत कम जगह ये पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिसमें बीकानेर केंद्र में सर्वाधिक संख्या है। करीबन 80 विद्यार्थी पधारे हैं। जो सेना में धर्मगुरु की भर्ती होती है उसके लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है कर्मकांड डिप्लोमा। ये पंडित लोग जो हैं यहाँ पर रह कर के अध्ययन करते हैं।
पानी के बीच मछली प्यासी, ये कहावत राजसमंद शहर पर फिट बैठती है। राजसमंद झील के किनारे बसे शहर में सर्दी के मौसम में ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में शहर वासियों को अभी से ही पेयजल संकट की आशंका सताने लगी है। वहीं दूसरी ओर नाथद्वारा कस्बे में 24 घंटे पानी देने की तैयारी शुरू हो गई है। राजसमंद में 2 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर पेयजल सप्लाई करने वाली PHED के अधिकारियों का तर्क है कि झील में पानी का स्तर कम होने के कारण 48 घंटे में सप्लाई की जा रही है। राजसमंद झील से 132 MCFT पानी ही पेयजल के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे 6 महीने तक शहर की प्यास बुझाई जाएगी। 132.5 MCFT पानी को अपन यूज कर पाएंगे और अभी अपन शहर राजसमंद को एक दिन छोड़ के एक दिन यानी 48 घंटे के अंतराल पर अपन पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। अब आगे गर्मी का टाइम आने वाला है तो रोज क्यों नहीं नल दे रहा है प्रशासन, और जबकि पानी राजसमंद झील में अभी तक है। मानसून की बेरुखी की वजह से थार इलाके में अकाल की तस्वीर दिख रही है। हाल ये है कि बारिश नहीं होने से बाड़मेर के 2956 में से 2759 गांव अभावग्रस्त हैं। इन गांवों में चारे पानी का संकट पशुपालकों और आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। चारे पानी के साथ रोजगार का संकट भी गहराया हुआ है। मानसून की बेरुखी के कारण करोड़ों रुपए की खरीफ फसलें तबाह हुई हैं। बाड़मेर की 16 तहसीलों के 2759 गाँव में से 33 से 100% फसल खराब का गिरदावरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। गिरदावरी में बाड़मेर के 5,40,261 किसानों की करोड़ों की फसल खराबे का आकलन कर 582.78 करोड़ रुपए का आदान अनुदान प्रस्तावित है। केंद्रीय टीम ने गुरुवार को इलाके का भ्रमण कर सूखे की स्थिति का जायजा लिया। धौलपुर की धरती इस बार जमकर काला सोना उगलेगी। जिले में इस बार लक्ष्य से अधिक सरसों की बुआई हुई है। वहीं मौसम ने भी किसानों का साथ दिया है। सरसों के फसल की कटाई शुरू होने वाली है। अगर मौसम सामान्य रहा तो सरसों में अधिकतम उत्पादकता रहेगी। जिले में इस बार सरसों बुआई 78,400 हेक्टेयर हुई है। इससे किसानों को सरसों के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। इस साल सरसों की बुवाई और साल से बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस साल बहुत पैसे की अच्छी मिली है। सरसों में भाव अच्छे रहे हैं, तो ये समझो कि 1.5 गुनी कम से कम हुई है ज़्यादा। इस साल सरसों की खेती की बुवाई ज़्यादा हुई है। जो 10 एकड़ थी वो 15 एकड़ 14 एकड़ के हिसाब से अधिक बुवाई करी है और सरसों के भाव भी अच्छे मिले हैं और इस साल पैदावार की भी उम्मीद अच्छी है। धौलपुर ज़िले में इस वर्ष जो सरसों का रकबा है वो हमारा 10,000 हेक्टेयर में बढ़ा है। इस बार सरसों की जो बुआई है 78,400 हेक्टेयर में हुई है और गत वर्ष जो सरसों की बुआई हुई थी वो 68,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस समय सरसों में भी मौसम अनुकूल रहा और सरसों में भी कोई कीड़े बीमारी इस बार नहीं लगे। अब तक गाय, बकरी और सुअर पालन के बारे में आपने सुना होगा, पर पशुपालन का एक और बेहतर विकल्प है, वो है दुम्बा पालन। दुम्बा भेड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जिनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। ईद उल अजहा पर इसकी मांग काफी तेज रहती है, तो दुम्बा पालन भी रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। दुम्बा पालन की खास बात ये है कि इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। टोंक के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किसानों को दुम्बा पालन की ट्रेनिंग दे रहा है। राजस्थान के किसान इसको आराम से पाल सकते हैं। ज़्यादा अडेप्टेशन में इस जानवर को कोई यहाँ के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ के किसान इसको एक तो मीट प्रोडक्शन के लिए पाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो लोकल ब्रीड होती है उनकी मीट इफिशिएंट जो प्रोडक्शन की इफिशिएंसी है वो इस भेड़ की तुलना में कम है। जैसे कि 3 महीने के लगभग हमारे जो लोकल जो ब्रीड है उनका वज़न 15-16 किलो के लगभग जाता है और इसका 3 महीने में जो वज़न है वो लगभग 30 किलो चला जाता है। खेती को आसान बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन तरीका है। कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद की जुगाड़ तकनीक से मशीनों का भी आविष्कार कर लिया है, जो उनके लिए बेहद सहायक साबित हो रही है। राजसमंद में जोधपुरा गांव में किसान ने गन्ने का रस निकालने के लिए ट्रैक्टर का जुगाड़ लगाया है, जो कि इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां अधिकांश किसानों के पास बैल नहीं है।
ऐसे में यहाँ के किसान एक दूसरे से संसाधन मांगकर अपना खेती का काम निपटा रहे हैं और ट्रैक्टर का जुगाड़ कर गन्ने का रस निकालना इन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जोधपुर के काश्तकार रतन सिंह रावत ने खेत में ही गन्ने का रस निकालने के लिए जुगाड़ कर लिया है और ट्रैक्टर को चरखी पर लगा रस निकल रहा है। इतना ही नहीं, रतन सिंह रावत दूसरे किसानों की भी मदद कर रहे हैं। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन केवलादेव नेशनल पार्क पहुँचने वाले पर्यटकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल पार्क में बीते कई महीनों से ऑनलाइन टिकट व्यवस्था बंद पड़ी है और पर्यटकों को घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में डीएफओ ने बताया कि ऑनलाइन टिकट सिस्टम में व्हीकल चार्ज भी जुड़ गए थे, जिसकी वजह से कई बार पर्यटक उद्यान के अंदर वाहन ले जाने की जिद करते थे। इसी तकनीकी खामी को दूर करने के लिए मुख्यालय के आईटी डिपार्टमेंट को बोला गया है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क पूरे विश्व में अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए पूरे भारत से जो लोग हैं यहाँ देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन टिकट ना होने के कारण जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं उनको लाइन में लग करके कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केवलादेव नेशनल पार्क की ऑनलाइन टिकट व्यवस्था टेम्पररी बंद की गई है। करेक्शन होते ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान में भी लोग वेगनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं और खाने में प्लांट बेस्ड फूड अपना रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ना और प्लांट बेस्ड फूड को अपनाना वेगनिज्म कहलाता है। ये एक ऐसी डाइट है जो जानवरों, डेयरी, अंडे, शहद और किसी भी पशु उत्पाद का सेवन करने से परहेज करती है। चिकित्सक इसका मानव जीवन में महत्व बता रहे हैं। वेगन जो है वो एकदम वेजिटेरियन का भी शुद्ध शाकाहारी जिसको कहते हैं उस रूप में है। वेगन में किसी भी प्रकार का हम एनिमल या एनिमल के बाई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं। वहीं वेगनिज्म लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे लोगों का कहना है कि वेगनिज्म मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है और जयपुर में लोग इसे अपना रहे हैं। 90% जो लोग हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट ही हैं क्योंकि उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए लैक्टेज, वो हमारा शरीर 3 साल की उम्र के बाद बनाना बंद कर देता है। तो वो डेयरी जो वो डेयरी है वो हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है। करौली के शिवरात्रि पशु मेला में यूपी और एमपी से भी पशुपालक अपने ऊंट, भैंस और बकरा लेकर पहुंच रहे हैं। मेले में पहले दिन ऊंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलर्टनेस, रंग, नस्ल और स्वास्थ्य समेत 7 पैमानों में अव्वल रहे 3 ऊंटों को पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता में 14 ऊंटों ने हिस्सा लिया। पहले पुरस्कार विजेता को 2100 रुपए, दूसरे पुरस्कार विजेता को 1100 रुपए, तीसरे पुरस्कार में 500 रुपए और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 251 रुपए नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान के प्रमुख मेलों में शुमार ये मेला अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा है क्योंकि पशुओं की आवक बहुत कम हो गई है। प्रथम प्रतियोगी निर्णायक मंडल ने जो घोषणा की उसमें बंटी विनर है, दूसरे प्रतियोगी खुशीराम रहे और तीसरे प्रतियोगी ब्रह्म सिंह जी रहे। ऊँट प्रतियोगिता में ऊँट के सामान्य स्वास्थ्य, अलर्टनेस, उसकी गर्दन और सीना, उसका रंग, उसकी नस्ल, इसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। राजसमंद जिले के राज्यवास कस्बे में सनाड्य समाज ने सुख समृद्धि की कामना को लेकर भगवान चार भुजानाथ की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में डीजे के गानों पर महिलाओं ने डांस किया, जबकि पुरुष चार भुजानाथ जी के जयकारे लगाते पुष्प वर्षा करते चल रहे थे। भगवान एक दिन के लिए सनाड्य समाज के यहाँ रात्रि में मेहमान रहेंगे और रात्रि को भजन संध्या होगी। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान पुजारी ने महाआरती कर प्रसाद वितरित किया। राजसमंद जिले में
पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर और वल्लभ संप्रदाय की पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में होली का डंडा रूप रोपण के साथ फाग महोत्सव की शुरुआत हो गई। मंदिर की परंपरा अनुसार निज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के कीर्तनकार कीर्तन करते हुए लोग मंदिर मार्ग लाल बाजार केशव कॉम्प्लेक्स फौज मोहल्ला होकर होली मगरा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह बंदूक से सलामी भी दी गई और होलिका दहन स्थल पर पहुंच पूजा अर्चना के बाद होली का डंडा रोपा गया। उदयपुर में माघ शुक्ल पूर्णिमा के मौके पर होलिका रोपण की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर शहर के मंदिरों में विविध आयोजन भी हुए। होली के गीत भी शुरू हो गए जो होली तक गाए जाएंगे। माघ पूर्णिमा के ठीक एक महीने बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किए जाने की परंपरा है। शहर के बड़ी होली क्षेत्र में माघ पूर्णिमा पर होली रोपण की गई। पूर्णिमा के मौके पर जगदीश मंदिर में प्रभु को पंचामृत स्नान कराया गया। विशेष श्रृंगार करने के बाद तरह तरह के पकवान का भोग लगाया गया। आपको बता दें कि इसी दिन से फाग के रसिया का गायन भी शुरू हो गया। प्रभु को राजभोग में गुलाल धारण कराने की परंपरा है। इस दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। बजट का मौसम